नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग एक सवाल पूछने वाले हैं जापानीज इकोनॉमी के बारे में। व्हाई इज द जापानीज इकोनॉमी स्टैग्नेंट? अगर आपको ये पता नहीं था कि जापान की इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, पिछले 20 से 30 सालों से वो स्टैग्नेंट है, तो हम लोग इस सवाल का जवाब देखने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी इनकी स्टैग्नेंट क्यों है और इस स्टैग्नेशन के लिए क्या प्लाजा अकॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है, ये भी जानेंगे। यानी कि इस डिस्कशन का, इस लेक्चर का क्या एजेंडा रहेगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लाजा अकॉर्ड और इस प्लाजा अकॉर्ड से जापान के ऊपर क्या परिणाम हुआ है। चलिए ये सब जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। टू गेट ऑल दिस, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडीज फॉलो कर सकते हैं और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डू विजिट दीज डिटेल्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स आर रनिंग ऑन स्टडी आईक्यू। टेक द इंफॉर्मेशन एंड अवेल द सर्विसेज एट वेरी लो कॉस्ट। चलिए सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं 1980s के बारे में। यहां पे हमारा प्रेडोमिनेंटली डिस्कशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। ऑल्दो जब मैं प्लाजा अकॉर्ड की बात करूंगा, ये केवल यूएस जापान के बीच नहीं है, दूसरे कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये मैं पिक्चर आपको क्यों दर्शा रहा हूं, हमारी हमेशा से ये धारणा रही है, स्पेशली मिलेनियल्स जो है उनकी धारणा ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स का मेन कॉम्पिटिटर कौन है? मेन कॉम्पिटिटर है चाइना, राइट? लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। अगर हम लोग पहले की बात करें, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेन कॉम्पिटिटर यूनाइटेड स्टेट्स का कौन रहा है? वो है यूएसएसआर। अब उसके अलावा लिबरल कंट्रीज की बात करें तो यूएस हेजिमनी को कौन चैलेंज कर रहा था? जापान चैलेंज कर रहा। तो यहां पे मैंने आपको 1980 की जीडीपी नंबर्स बताइए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स नंबर 1 है, नंबर 2 यहां पे यूएसएसआर का डेटा है नहीं, बट नंबर 3 पे आपको मिलेगा जापान। यू जस्ट लुक एट द शेयर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ एनुअल जीडीपी 1980 यूएस इज वे अहेड, लेकिन सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा जापान। यहां पे ऑल्दो यूरोजोन यहां पे ऐड किया गया, लेकिन वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एक कंट्री है जो सबसे नियरेस्ट है, जो कंपीट कर रही है, वो है जापान। अब अगर हम लोग जापान के बारे में बात करें, देखिए इनकी काफी चेकर्ड हिस्ट्री रही है, काफी मेहनती लोग भी हैं। अगर हम लोग जापान की बात करें, जब से कमोडोर पेरी, राइट, 1890s में जब जापान के कोस्ट पे पहुंचे, वहां पे उन्होंने एक ब्लैकमेल करा के ट्रीटी साइन की थी, जापान के पोर्ट्स को ओपन कराया था। अब उसके बाद जापान की आंखें खुली, उन्होंने जापान में एक मेजी रेस्टोरेशन लाया, उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, मॉडर्न एजुकेशन दिया, इनफैक्ट काफी नेशनलिस्टिक एजुकेशन दिया जापान में, जिसकी वजह से जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक एक्सिस पावर था, यानी कि एग्रेसिव पावर था। ये सब हम जानते हैं, ये सब इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ? जापान को पछाड़ा गया। इनफैक्ट जापान के ऊपर 2 अणु बम गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी में, यानी कि द कंट्री वाज डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट। लेकिन इनकी मेहनत की वजह से, इनकी हार्डवर्क की वजह से, हम लोग अगर बात करें इकोनॉमिक नंबर्स 1950 से लेकर दिस नंबर इज 1980 और 10 साल भी इसमें जोड़े, 40 साल में इन्होंने काफी ज्यादा ग्रोथ की। इनफैक्ट इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट दैट टाइम, यानी कि चैलेंज कर रहे थे यूएस को, और इनके प्रोडक्ट्स भी काफी वर्ल्ड क्लास थे। और अगर हम लोग 1980s की बात करें, ऑब्वियसली देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेड था वो डेफिसिट में चलता था मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ। यहां पे जो भी लिस्ट दी गई है, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ और जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट चलता था। यानी कि डॉलर का रेट इतना ज्यादा अप्रिशिएट हो गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपोर्ट इन कंट्रीज में महंगे होने लगे और इनके जो एक्सपोर्ट्स होंगे टू यूएस, दे वुड बी रादर चीपर। अगर मैं जापान का उदाहरण दूं, यहां पे 1980s में देखिए $1 $1 समान था ऑलमोस्ट 250 येन के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्दो जापानीज येन, उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएटेड थी, लेकिन इसकी वजह से अट्रैक्टिव क्या बन जाती है? इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स काफी अट्रैक्टिव बन जाती है, इजंट इट? इंडिया की भी यही, हम लोग एक बात करते हैं कि इंडिया की करेंसी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, बहुत लोगों की ये धारणा है कि 70-75 है, तो इंडिया की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, जो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। लेकिन इसका एक फायदा काफी ज्यादा होता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं इन अदर कंट्रीज। अब जापान के साथ यही केस था। अगर हम लोग यूएस और जापान के ट्रेड के बारे में बात करें, उस समय पे भी फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव ट्रेड डेफिसिट था, यानी कि जापान का सरप्लस था। इसका मतलब क्या हुआ? जापान अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है यूएस को, लेकिन इंपोर्ट यूएस से काफी कम है, तो ट्रेड सरप्लस चलता था। अब इसी ट्रेड सरप्लस के चलते, नॉट जस्ट विद जापान बट मेनी अदर कंट्रीज, तो यूनाइटेड स्टेट्स
ये सोच रहा था कि अगर इसी तरह की ट्रेड सिचुएशन रहेगी जहां पे वो डेफिसिट में रहेगा, दूसरे सरप्लस में रहेंगे, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। और लिबरल कंट्रीज है तो लिबरल कंट्रीज डू वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इक्विटेबल ट्रेड। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया कि हम डॉलर की एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करेंगे। अब यही था ये प्लाजा अकॉर्ड। अब प्लाजा अकॉर्ड साइन किया गया 1985 में। यहां पे 5 पार्टीज थी। यूएस तो जरूर रहेगा क्योंकि यूएस के डॉलर की बात चल रही है। यूएस का डॉलर ही मेन करेंसी थी वर्ल्ड की, आज भी काफी डोमिनेंट करेंसी है वो। इसको डेप्रिशिएट करने की बातें चलने लगी। तो इस चीज को इन प्रिंसिपल अग्री भी किया दूसरी 4 कंट्रीज ने, यानी कि वेस्ट जर्मनी, उस टाइम पे जो लिबरल जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर प्लाजा अकॉर्ड साइन किया। अब आपके दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि यहां पे तो इन दूसरे लिबरल कंट्रीज को नुकसान हो रहा है, अगर डॉलर डेप्रिशिएट होगा तो यूएसए को काफी फायदा होगा ऑब्वियसली, लेकिन इन दूसरे कंट्रीज का जो ट्रेड सरप्लस है उसके लिए नुकसान होगा। तो इन्होंने क्यों साइन किया? ऑब्वियसली एक सवाल आ रहा होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरल कंट्रीज है, दे वुड लाइक टू कंटिन्यू द ट्रेड। एक सस्टेनेबल ट्रेड रहेगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर जापान की बात करें, यूएस का काफी ज्यादा क्लाउड था जापान के ऊपर, वो तो है ही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा मार्केट था, इसको लूज नहीं करना चाहते थे लिबरल कंट्रीज। साथ ही साथ यूएस के जो प्रोडक्ट्स थे वो भी काफी वर्ल्ड क्लास थे। तो इन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया फॉर ट्रेड सस्टेनेबिलिटी, और आगे चल के अगर ट्रेड वॉर ना हो तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि डॉलर को हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे। देखिए, अगर अनसस्टेनेबल ट्रेड है, अब टिपिकली अगर मैं बात करूं यूएस और चाइना की, अनसस्टेनेबल ट्रेड है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट चलता है, चाइना के साथ भी अल्टीमेटली हम लोग 2017 से ट्रेड वॉर जरूर देख रहे हैं। तो ये लिबरल कंट्रीज इस चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने प्लाजा अकॉर्ड साइन कर दिया। अब क्या उद्देश्य था? मैंने आपको बताया कि उद्देश्य था कि डॉलर का रेट हम लोग डाउन करेंगे इन कंपैरिजन टू द अदर करेंसीज। उस समय पे जर्मनी की करेंसी थी मार्क, फ्रेंच का जो फ्रैंक था, अभी तो यूरो हो चुका है सभी का, और जर्मनी का येन, ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग। तो इसके कंपैरिजन में यूएस डॉलर को गिराया गया, एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या इस अकॉर्ड ने कुछ सक्सेस पाई? लिमिटेड सक्सेस पाई। देखिए, यूएस डॉलर कुछ ही सालों में, 1985 में अकॉर्ड साइन हुआ, 87-88 तक सिग्निफिकेंटली यूएस डॉलर कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट करता गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? यूएस के जो ट्रेड रिलेशंस है, जो डेफिसिट था दूसरे कंट्रीज के साथ, स्पेशली जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, यूके के साथ, वो इंप्रूव हुआ। तो कुछ हद तक सक्सेस जरूर हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द इन लिबरल कंट्रीज ने यह समझा कि हम लोग सिग्निफिकेंटली यूएस डॉलर को डिप्रिशिएट नहीं होने दे सकते। तो इसीलिए उन्होंने 2 ही सालों में लूव्र अकॉर्ड साइन किया। लूव्र आता है पेरिस में, तो पेरिस में इन्होंने एक और दूसरा अकॉर्ड साइन किया जिसके तहत उन्होंने डॉलर डेप्रिसिएशन को रोक दिया। राइट? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस की जो ट्रेड डेफिसिट थी दूसरे कंट्रीज के साथ, इट इंप्रूव, लेकिन विथ जापान इट डिड नॉट इंप्रूव। यानी कि ट्रेड डेफिसिट तब भी थी, आज भी ट्रेड डेफिसिट बरकरार है ही। अब सवाल उठता है, ये क्यों हुआ? जापान के साथ इसका फेलियर क्यों हुआ? देखिए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन प्रोडक्ट्स इन जापान वर नॉट वेरी अट्रैक्टिव। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जापान के साथ उनका कम नहीं हुआ। बट इन्होंने अपना जो प्लाजा अकॉर्ड था उसको तो रोक दिया, डॉलर डेप्रिसिएशन को रोक दिया, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ जापान के ऊपर, और जापान उसका आज तक भुगतान कर रहा है। चलिए बात करते हैं जापान के साथ क्या हुआ। आई होप कि आपको प्लाजा अकॉर्ड समझ में आ गया। प्लाजा अकॉर्ड काफी सिंपल है। 5 देशों ने मिलकर यह डिसाइड किया यूएस डॉलर का हम लोग गिराएंगे, यानी कि एक्सचेंज रेट उसका डाउन करेंगे, यानी कि दूसरे जो 4 देश है उनकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। चलिए समझते हैं जापान के साथ क्या हुआ और जापान की इकोनॉमी के ऊपर इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, यह है डॉलर वर्सेस येन का एक्सचेंज रेट। अब शुरुआती दौर पे मैंने आपको बताया कि 1950s के बाद जापान ने काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और उनकी जो करेंसी थी वो काफी ज्यादा डीवैल्यूड थी। आप यहाँ पे दाम देख सकते हो। अभी भी अगर हम लोग 1950-60s की बात करें, येन वॉज वेरी चीपर। $1 के लिए इट वॉज इक्वल टू 350 येन। अब धीरे धीरे से डेप्रिशिएट हो रहा था। 1980s में अगर आप देखोगे इट वॉज समवेयर होवरिंग अराउंड 250, मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसे ही प्लाजा अकॉर्ड साइन किया गया, आप यहां पे देख सकते हो एक भारी गिरावट येन में। 1985, ये है 1985 के बीच का टाइम। यहां पे देखिए भारी मात्रा में येन में गिरावट है। आज भी अगर आप येन का रेट देखोगे इन टर्म्स ऑफ $1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इवन टुडे 110 येन के आसपास है। और आप देख सकते हो इसी के आसपास वो होवर कर रहा है पिछले 20-30 सालों से भी।
अब सवाल ये उठता है इससे क्या फायदा मिला, यानी कि डॉलर को डेप्रिशिएट करा गया, $1 के लिए पहले अप्रोक्सीमेटली 250 येन थे तो उसको आधा किया गया। अब हमारी बिलीफ सिस्टम ऐसी होती है सर ये तो फायदे वाली चीज है। अब मैं आपको समझाता हूं इंडियन पर्सपेक्टिव में। सर आज देखिए डॉलर का रेट कितना चल रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पकड़ के चलता हूं कि 75 रुपए है। तो अगर यही चीज हमारे साथ हुई होती 1980s में, 75 रुपए मान के चलता हूं, अगर हम लोग डेप्रिशिएट कराएंगे यूएस डॉलर को तो कल ही मैं कह दूंगा आज ये एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 75, कल ही मैं कह दूंगा आज एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि हमारे देश में बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा सडनली। मतलब मेरे पास 100 रुपए थे, कल ही वो 100 रुपए इट वॉज इक्वल टू $1, अ लिटिल मोर देन $1, लेकिन आज वो $3 है। तो मैं उससे क्या करूंगा? मैं उससे चीजें खरीदूंगा। यानी कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया, देश में हमारी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होगा, तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे, लैंड के दाम बढ़ेंगे, मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इंडियन कंपनीज में नहीं तो बाहर में इन्वेस्ट करूंगा, शेयर मार्केट में डालूंगा। और यही चीज हुई जापान के साथ भी। तो जापान में क्या हुआ? जापान में 1985 के बाद प्लाजा अकॉर्ड साइन होने के बाद डॉलर में भारी गिरावट आई, यानी कि येन अप्रिशिएट हो गया, ऑलमोस्ट डबली अप्रिशिएट हो गया। 250 जहां पे था वो 125 के आसपास आ गया, यानी कि डबल पैसा। अब इस पैसे की वजह से क्या हुआ? लोगों के पास पैसा ज्यादा है, साथ ही साथ बैंक ऑफ जापान, जैसे हमारी रिजर्व बैंक है वहां पे बैंक ऑफ जापान है, तो उनकी पॉलिसीज भी काफी एक्सपेंशनिस्ट थी। ये तो अंडरस्टैंडेबल है, बैंक के पास भी काफी पैसा है, लोगों के पास भी काफी पैसा है, इंटरेस्ट रेट काफी डाउन हो जाएगा, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बाहर वाली कंपनीज में, इक्विटी शेयर्स में, लैंड में, जिसकी वजह से हर चीज का दाम बढ़ गया और एक बबल बन गया, एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया जापान का शेयर मार्केट। लेकिन 1989 में इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया गया। तो बैंक ऑफ जापान ने 1989 में पॉलिसी रिवर्स कर दी और उस समय पे बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर थे यासुशी मेनो, ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर इवन टुडे इन जापान, ऑल्दो ही हैज एक्सपायर्ड इन 2012, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज है वो काफी कंट्रोवर्शियल मान जाती थी क्योंकि सडनली उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। और जैसे ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए 1989 में क्या हुआ? चीप मनी पॉलिसीज रिवर्स हो गई और जो एसेट था, जो बबल बना था, वो बबल बर्स्ट हो गया। लैंड प्राइसेस सडनली गिर गई, शेयर मार्केट सडनली गिर गया और लोगों ने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया। यानी कि लोग अपनी जो बचा कुचा पैसा है उसको वो लोग बचा के रखने लगे। तो इन्वेस्टमेंट रेट एट होम इट रिड्यूस्ड और जो सेविंग्स रेट है वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। अब इसकी वजह से कितने स्तर पे नुकसान हुआ देखिए, ये है जापान की शेयर मार्केट की एक ग्राफ है 1970 से मैंने आपको दिखाया है। वेरी सिमिलर टू जैसे हमारा बीएसई सेंसेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी है, जापान में निक्के 225 है। तो 1970 से आप अगर यहाँ पे नंबर देखिए, सडनली देयर इज अ बबल, इतना ज्यादा राइज हुआ। तो एक समय था 1980s के एंड में निक्के 225 रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा था, अ लिटिल लेस देन 40,000। सडनली एक ही साल में, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसीज बदली, सडनली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, उसकी वजह से इतने स्तर पे गिरा। ये कहा जाता है कि 1989 से लेकर 1990 में एक ही साल में जापान हैड लॉस्ट $600 बिलियन वर्थ ऑफ वैल्यू। इमेजिन कीजिएगा 1989-90 की बात है, $600 बिलियन क्या होते हैं। और इस चीज से आज तक नहीं उभर पाया है जापान। और अगर आप आज का भी निक्के 225 का नंबर देखोगे, निक्के 225 किस तरह से राइज हो रहा है, इट हैज स्टिल नॉट रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर लेवल। आई होप यू कैन इमेजिन किस तरह से नुकसान हुआ है जापान का। अब अगर हम लोग देखें जापान की डेवलपमेंट, देखिए मैंने आपसे ये कहा था जापान का जीडीपी ग्रोथ देखिए, इट वाज वेरी फाइन टिल 1990s। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ 1990s ऑल्सो ग्रोथ रेट आप देख सकते हो पॉजिटिव है। साथ ही साथ पर कैपिटा जीडीपी भी काफी हैंडसमली ग्रो कर गया था, इनफैक्ट इक्विवेलेंट टू यूएस लेवल कहा जाता है। तो आपको एक चीज समझनी है कि जापान कोई गरीब देश नहीं है, लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि जापान की ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। आप इस ग्राफ को देख सकते हो, ऑलमोस्ट एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखेगी, थोड़े से आपको पीक्स दिखेंगे, थोड़े से डाउन टर्न्स दिखेंगे, लेकिन मोर और लेस द जीडीपी ग्रोथ रेट इज वेरी वेरी स्टैग्नेंट ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। आप यहां पे देख सकते हो कितना इनका ग्रोथ रेट है। इनका ग्रोथ रेट है सिंगल डिजिट में, आपको 1%, 2%, कई सालों में आपको 1% से भी कम और नेगेटिव ग्रोथ रेट भी दिखाई देती है ऑफ जापान। वाई?
a large credit goes to the Plaza Accord, जहां पे सडनली यूएस के जो एक्सचेंज, यूएस का जो प्राइस था, जो एक्सचेंज रेट था, उसको डेप्रिशिएट किया गया। उसके साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज थी जापान में जिसकी वजह से आज भी वो भुगतान कर रहे हैं, और इसको कहते हैं लॉस्ट डेकेड और लॉस्ट डेकेड्स इन जापान। 1990 से लेकर 2000 तक, इनफैक्ट बहुत से इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं 2000 से 2010 तक भी इट कैन बी कंसिडर्ड एज लॉस्ट डेकेड्स बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ इन जापान। अब सवाल ये उठता है, आज भी जापान इस चीज की वजह से जूझ रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें, अभी कोरोना पैंडेमिक के चलते ऑलरेडी जापान की जो ग्रोथ रेट ये कही जाती थी 1980s में, अगर आप बात करें, जापान का एक रिकॉर्ड था 14 ईयर्स में उन्होंने अपनी जीडीपी डबल कर दी थी। लेकिन अभी ये कहा जाता है अगर जापान अपनी जीडीपी डबल करना चाहता है तो इट वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स। इमेजिन द इंपैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। अब सवाल ये उठता है, was it only the Plaza Accord which was responsible? Yes, जैसे कि मैंने कहा कि to a large extent yes, it did trigger the stagflation, यानी कि ग्रोथ नहीं हो रही है, वहां पे स्टॉप हो चुकी है। लेकिन इसके लिए कुछ और भी चीजें हैं which are responsible. First thing is Japan's aging population itself. इसके अलावा जापान की जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी थी, मैंने आपको कहा था कि यासुशी मेनो, सडनली उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट थे उसको इंक्रीज किया, जिसका परिणाम हुआ जापानीज इकोनॉमी पे। इसके अलावा एट द इंटरनेशनल लेवल हम लोग कह सकते हैं कि जापान का कंपटीशन शुरू हो चुका है, पॉसिबल कंपटीशन विद द ईस्ट एशियन जायंट्स, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, दूसरे आसियान कंट्रीज हो गए। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो उनका चल रहा है चाइना के साथ, वो भी रिस्पॉन्सिबल है उनकी ऑलमोस्ट स्टैगफ्लेशन के लिए इन जापान। साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पॉसिबल लिक्विडिटी ट्रैप में फंस चुका है जापान। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप मतलब जहां पे इंटरेस्ट रेट आपके काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी खुद की इकोनॉमी के ऊपर भरोसा नहीं करते। अगर देखिए इंटरेस्ट रेट कम है तो मैं अपने पैसे बैंक में क्यों ही रखूंगा, मैं कोई बॉन्ड क्यों ही खरीदूंगा, मैं अपने पैसे सेफली घर पे ही रख लूंगा सेविंग्स के तौर पे। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, यानी कि पैसा वहीं पे अटक जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसके अलावा कई सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि जापान बेसिकली एक विशियस साइकिल में फंस चुका है। अगर वो ग्रोथ करने की कोशिश भी कर रहा है तो रिपीटेड बेल आउट्स करने पड़ रहे हैं उनकी कंपनीज को, जिसकी वजह से ट्रू ग्रोथ या ट्रू डेवलपमेंट नहीं हो रही। हमने सुना था, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है एबेनॉमिक्स की। एबेनॉमिक्स क्या है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि पैसा आप पंप इन कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी है, लेकिन एक रिपीटेड बेल आउट की प्रोसेस की वजह से सोल्यूशन नहीं आ रहा है। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इट इज रादर क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल ऑफ पंपिंग इन मनी एंड बेलिंग आउट कंपनीज। तो इन सारी चीजों की वजह से जापान इज लुकिंग एट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट जीडीपी ग्रोथ सिंस 30 ईयर्स। देखते हैं कि जापान इसके बाहर कैसे निकलेगा। तो इफ जापानीज पॉलिसीज कम अप, इफ देयर इज एनी डेवलपमेंट, we will cover it as soon as possible on Study IQ. But it is a very, very important case study for India and Indian economy. I hope इससे आप समझ चुके हो प्लाजा अकॉर्ड। इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है चाइना के ऊपर भी। इनफैक्ट कुछ सालों पहले चाइना ने क्लियरली ये अनाउंस किया था कि हम लोग जो प्लाजा अकॉर्ड में हुआ था वो हम रिपीट नहीं करेंगे अपने साथ, क्योंकि यूएस और चाइना का भी काफी ज्यादा ट्रेड वॉर चलता है, ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, यानी कि चाइना का ट्रेड सरप्लस है, विच इज अनसस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, एंड दैट इज व्हाई दे आर हेडिंग इनटू ट्रेड वॉर्स, एंड द लिबरल कंट्रीज डिड नॉट गो इनटू ट्रेड वॉर, बट जापान पेड अ heavy price for that. That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.